चलो फटाफट क्या करेंगे, एक बार रिवीजन सारा का सारा कर लिया जाए ना। कि केवल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या करना है बताओ। क्या करा दे सिद्धांत, सारा करा दे, क्या बात है, हम सारा करा देंगे तो आप क्या करेंगे। चलो आ जाओ फटाफट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स, बताना। इनकम टैक्स की अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनकम टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दो ही होगा। एक कौन सा होगा हमारा, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, एंड द सेकेंडरी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो जब भी हम टोटल इनकम को कंप्यूट करने जाएंगे तो ये टोटल इनकम कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 5 पार्ट में। द फर्स्ट इज व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस की बात होगी। बताना, जब हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा, उस टोटल इनकम में से अगर कोई डिडक्शन है, डिडक्शन को माइनस करेंगे, और कोई लॉसेस है तो लॉसेस को क्या करेंगे हम लोग, सेट ऑफ करेंगे। और लॉसेस को अगर हम सेट ऑफ करने जाएंगे इनकम कंप्यूट करते समय, दो तरीके से होगा, इंट्रा हेड और इंटर हेड होगा। और इंट्रा हेड में भी दो होगा, एक इंटर सोर्स होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा हेड होगा। इंटर सोर्स का मतलब क्या है कि एक ही हेड में अगर हमारे पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है तो बताना वो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम को हम किस नाम से बोलेंगे, इंटर सोर्स ऑफ इनकम बोलेंगे। जैसे कि अगर हम पीजीबीपी की बात करें तो पीजीबीपी एक हेड है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सोर्सेज। जैसे कि कौन सा, नॉर्मल बिजनेस इनकम हो जाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, और कौन सा हो जाएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम है और बीजीबी नॉर्मल बिजनेस है और स्पेसिफाइड है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इंटर सोर्स इनकम माने जाएंगे। अगर मान के चलो इंटर सोर्स है तो इन कहीं कहीं पे आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या है, इंटर सोर्स आपको अलाउबल है, और कहीं कहीं पे इंटर सोर्स भी अलाउबल नहीं है। अगर हम बात करें किसका, स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस को, तो इंटर सोर्स हमारा सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो वो भी हमारा इंटर सोर्स पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म का केवल किससे किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। और अगर हम बात करें किसका, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस और स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस को भी केवल सेट ऑफ कहां से कराया जाएगा, स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड इनकम से ही कराया जाएगा। और एक और कौन सा हमारा अदर सोर्स में ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस है, तो उसका भी सेट ऑफ केवल किससे किया जाएगा, ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से। बताना, सेट ऑफ अगर हमारा इंट्रा हेड नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, इंटर हेड होगा। और इंटर हेड में अगर हाउस प्रॉपर्टी की लॉस है तो बताना हम किसी भी हेड से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ। लेकिन मैक्सिमम कितने रुपए तक कर सकते हैं हम, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से ज्यादा सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम नॉर्मल पीजीबीपी की बात करें तो ये किसी भी हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है, एक्सेप्ट क्या, सैलरी हेड से वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें कि किसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, और उसके अलावा किसी और हेड से पॉसिबल नहीं है। अदर सोर्सेस की अगर मैं अदर्स वाली बात करूं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग को छोड़ करके, वो भी सेट ऑफ किसी भी हेड से हो जाएगा, लेकिन वो कभी कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम बात करें इंटर हेड सेट ऑफ होने के बाद भी अगर कोई लॉसेस रह जाती है, दैट लॉसेस कैन बी व्हाट, कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अब टाइम उसके लिए दिया है कि अगर एचपी की लॉस है तो मैक्सिमम कितने साल तक, 8 साल तक। और अगर नॉर्मल बिजनेस है तो बताना कितने साल तक, 8 साल तक। स्पेकुलेशन है तो 4 साल तक, और स्पेसिफाइड है तो कितने साल तक, अनलिमिटेड पीरियड के लिए हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो बोथ आर कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर सोर्सेज। अगर ओनिंग मेंटेनिंग है तो वो भी कितने साल तक, 4 साल तक, और 4 साल के बाद वो फिर आपका डेड लॉस बन जाएगा। और अगर अदर्स वाली बचते हैं तो अदर्स वाला कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अच्छा, जब हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में जाएंगे तो केवल और केवल सेट ऑफ किससे होगा, सेम हेड से होगा, वहां पे इंटर हेड पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, बताना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हमारा कंप्लीट होने के बाद तब जाके क्या मिलता है मेरे को, जीटीआई मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। और इनमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, डिडक्शन माइनस करेंगे, तब जाके क्या मिलेगा हमें, टोटल इनकम। और ये जो टोटल इनकम आएगी इसी को हम किस नाम से बोलते हैं, बताना, टैक्सेबल इनकम के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा अगर टैक्सेबल इनकम की बात करें तो टैक्सेबल इनकम के अलावा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी 3 तरीके से हो जाएगी। एक हो जाएगा टैक्सेबल, एक हो जाएगा नॉन टैक्सेबल, और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। नॉन टैक्सेबल जो है हमारा, वो टैक्स के दायरे में ही नहीं आता, उसको
हम सेक्शन 5, 6, 7, 8 और 9 के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, वो लास्ट में कवर किया जाएगा। अगर हम एग्जम्प्ट की बात करें तो एग्जम्प्ट हमारा कहां पे आ गया, सेक्शन 10 की जितनी भी चीजें हैं, सेक्शन 10 में जितनी भी आपको इनकम बताएगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। एग्जम्प्ट का मतलब होता है कि इनकम तो है लेकिन इस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो पहला हम लोग ने कवर किया था सेक्शन 10(1). हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो कौन सी इनकम में चला जाएगा, टैक्सेबल इनकम में चला जाएगा। फिर ये आता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया कैसे हमें पता चलेगा, वहां पे आपको सेक्शन 2 की डिफिनेशन दिया गया है, सेक्शन 2 की डिफिनेशन दिया गया है कि व्हाट विल द एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड पे, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड से रेवेन्यू जनरेट हुआ है और एग्रीकल्चर लैंड किस पर्पस से यूज किया गया, एग्रीकल्चर पर्पस से, तो वो इनकम या वो रेवेन्यू क्या मानी जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर हमने अपने एग्रीकल्चर लैंड को किसी को भी किराए पे दे दिया, उसने रेंट दिया है, तो बताना रेंट भी हमारी क्या बन जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम, बशर्ते कि जो किराएदार है उसको किस पर्पज से यूज किया है, फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट आता है कि एग्रीकल्चर के अलावा अगर मान के चलो एग्रीकल्चर हमारे पास प्रोसेस हो रहे, कौन कौन से प्रोसेस, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, बेसिक होती है। बेसिक मतलब जहां पे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग सारी की सारी प्रोसेस की जाती है, that will be known as what basic operation। अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोड्यूस को प्रोड्यूस किया है आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर नेचर, तो वो प्रोडक्ट भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, एग्रीकल्चर कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हमें फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, विदाउट फर्दर प्रोसेस वो मार्केट में सेलेबल नहीं होंगे, तो फर्दर प्रोसेस वाले भी प्रोसेस हमारे कौन से माने जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि सर अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल है उसके बावजूद अगर हम फर्दर प्रोसेस करने जा रहे हैं तो वो फर्दर प्रोसेस फिर हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। अगर हम बात करें किसकी बात करें, टी की बात करें, तो टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ है, तो बताना क्या माना जाएगा, वो एग्रो और नॉन एग्रो दोनों माना जाएगा। जिसकी इसकी जितनी भी प्रॉफिट आएगी टी को सेल करने से, उसका 60% क्या हो जाएगा एग्रो एंड 40% क्या हो जाएगा हमारा नॉन एग्रो हो जाएगा। अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी दो होते हैं, विदाउट रोस्टेड और विथ रोस्टेड। अगर विदाउट रोस्टेड है तो 75% हमारा क्या हो जाएगा एग्रो एंड 25% क्या रहेगा नॉन एग्रो रहेगा। विथ रोस्टेड है तो बताना 60 और 40% का रेशियो रहेगा। और अगर रबर की केस है मैन्युफैक्चरिंग और क्या होना चाहिए ग्रोइंग, अगर दोनों साथ है रबर के केस में 65 और 35% हमारा एग्रो नॉन एग्रो बन जाएगा। इसके अलावा ये तो हमारे स्पेशल आपके क्या है रूल्स है फॉर कंप्यूटिंग द एग्रो एंड नॉन एग्रो इनकम। लेकिन अगर इनके अलावा सपोज करो हमने शुगर केन से क्या बना दिया, शुगर बना दिया, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे जनरल रूल। और जनरल रूल में ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो बन जाएगी सेलिंग प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उनमें से माइनस कर दें हम क्या एग्रीकल्चर कॉस्ट को, तो हमें क्या मिल जाएगा एग्रीकल्चर इनकम मिल जाएगा। देन जब शुगर केन को कन्वर्ट करके शुगर बना के बेचेंगे, तो जो भी सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर होगी माइनस क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन, माइनस क्या करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन, दैट विल बी द पीजीबीपी इनकम। नेक्स्ट बताना यहां तक हमारा कौन सा हो गया एग्जम्प्टेड इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा जो भी इनकम आपकी आएगी दैट विल इनकम विल बी नोन एज व्हाट टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम आने के बाद उस टैक्सेबल इनकम को हम दो पार्ट में कंप्यूट करते हैं फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स लायबिलिटी। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा स्पेशल और दूसरा कौन सा हो जाता है नॉर्मल। और अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हमारा 115 बीएसी आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा हमारा नॉर्मल एज पर द फाइनेंस एक्ट आ जाएगा। अगर हम मान के चलो स्पेशल इनकम की बात करें तो स्पेशल इनकम वो इनकम है जो आपके एलटीसीजी 112 में है, जो कि एलटीसीजी 112 ए में है और एसटीसीजी ट्रिपल में ए में है, और कौन सी हमारा कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम के अलावा हम कुछ ऐसे इनकम है जो सेक्शन 68 टू 69 में कवर होते हैं, जिसपे टैक्स का रेट कितना हो जाएगा 78% भी स्पेशल में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है तो उस पे टैक्स का रेट कितना हो जाएगा 20%, और 112 ए है तो 10% आफ्टर क्या 1 लाख हो जाएगा, और एसटीसीजी 111 है तो 15% और कैजुअल इनकम है तो कितना रहेगा 30% रहेगा। और अगर मान के चलो सेक्शन 68 टू 69 वाली इनकम है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है या अनरिकॉर्डेड हमारा क्या है क्रेडिट है या कैश क्रेडिट जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, वो भी हमारी कौन सी इनकम मानी जाएगी
कौन सी इनकम मानी जाएगी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी जाएगी, और उस पर टैक्स का रेट कितना हो जाएगा 78%। 78% दैट विल बी हाउ मच, 60% हमारा क्या रहेगा टैक्स का रेट, और 25% क्या होगा सरचार्ज, और 4% क्या रहता है एक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल की बात करें, अगर इनके अलावा जितना भी टैक्सेबल इनकम बचेगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम 115 बीएससी और नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस एक्ट है। अगर 115 बीएससी की बात करें, 115 बीएससी की बात करें तो बताना इनमें 0 to 3 lakhs, 0 to 3 lakhs फॉर द इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और एजीपी, 0 to 3 lakhs क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, और 3 to 5 lakhs क्या हो जाएगा 5%, सॉरी 3 to 6 lakhs 5%, और 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakhs 15%, और 12 to 15 लाख कितना रहेगा 20%, और अबव 15 लाख कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर मान के चलो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया है और उसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मैक्सिमम कितना मिल जाएगा 25,000। एक्सेप्ट रिबेट किस पे नहीं मिलेगा, टैक्स ऑन एलटीसीजी 112A पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर 7 लाख से ज्यादा भी हमारी इनकम चली गई है तो उसे जितना एक्स्ट्रा इनकम है उससे ज्यादा टैक्स पे नहीं करना, और जितना अगर टैक्स ज्यादा बनना है उसका भी हमें क्या मिल जाता है, रिबेट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर मान के चलो नॉर्मल हम कहां पे चलेंगे, फाइनेंस एक्ट में, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा 0 to 250 एट द रेट नील हो जाएगा, और 250 to 5 lakhs कितना हो जाएगा हमारा 5%, और 5 to 10 lakhs कितना हो जाएगा 20%, और अबव 10 lakhs कितना रहेगा 30% रहेगा। सर दोनों में बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है कि 115 बीएससी में हमारा डिडक्शन जो मिलता है, डिडक्शन अलाउबल नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके नॉर्मल फाइनेंस एक्ट में डिडक्शन अलाउबल हो जाएगा। 115 में बीएससी में अगर डिडक्शन की बात करें तो केवल 3 डिडक्शन है आपका। 80 कौन सा CCD2 है, 80 CCH2 है, और हमारा कौन सा 80 JJAA मिलेगा। जब आएंगे डिडक्शन पे वहां पे हमारी बातें हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इसके अलावा हमारे पास आता है दैट इज व्हाट, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके डिविडेंड होगी, एक कैश डिविडेंड, दूसरा कौन सा होगा डीम डिविडेंड। कैश डिविडेंड अगर मान के चलो किसी भी बंदे को मिल रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम द क्या हो सकता है फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम द क्या है इंडियन कंपनी, जो भी डिविडेंड मिला वो सारा का सारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डीम डिविडेंड की बात करें तो डीम डिविडेंड का मतलब डिविडेंड मिला तो नहीं है बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो डिविडेंड मानी जाएगी 222A, 222B, 222C, 222D और 222E है। अगर ए की बात करें कि कोई भी कंपनी अगर मान के चलो डिस्ट्रीब्यूट करता है एनी एसेट टू इट्स शेयर होल्डर्स, जो भी एसेट दे रहा है चाहे वो काइंड में हो चाहे आपका कैश में हो, वो सारा का सारा क्या माना जाएगा डीम डिविडेंड। लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ क्या रहेगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में क्या आएगा विथ कैपिटलाइज प्रॉफिट भी आ जाएगा। उस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से ज्यादा डीम डिविडेंड आपको पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है कि 222B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर डिबेंचर्स अगर दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है इक्विटी या शेयर होल्डर्स को, इक्विटी होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी डिबेंचर या स्टॉक दिया जा रहा है, वो आपका क्या बन जाएगा डीम डिविडेंड बन जाएगा। बट टू द एक्सटेंट ऑफ क्या रहेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई शेयर दिया जा रहा है, बोनस शेयर दिया जा रहा है टू प्रेफरेंस शेयर, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा डीम डिविडेंड बन जाएगा। और अगर मान के चलो बोनस शेयर इक्विटी को दिया जा रहा है तो वो डीम डिविडेंड नहीं मानी जाएगी। 222C हमारा क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी अगर कोई एसेट्स दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है शेयर होल्डर को, तो बताना वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा डीम डिविडेंड बन जाएगा। बट उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे कैपिटल गेन में सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर मान के चलो कोई भी कैपिटल को रिड्यूस किया जा रहा है, रिड्यूस जो फेस वैल्यू 10 रुपए थी 10 से कितना हो गया आपका 6 रुपए हो गया, उस रिडक्शन की वजह से अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा डीम डिविडेंड बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसका कोई भी 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसे हम किस नाम से बोले एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से बोलेंगे। अगर उसने कंपनी से कोई लोन लिया हुआ है तो लोन अमाउंट जो भी है वो क्या बन जाएगा हमारे डीम डिविडेंड 222E के अकॉर्डिंग बन जाएगा। बट टू द एक्सटेंट ऑफ क्या रहेगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, बट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है कि अगर मान के चलो वही
10% वाला बंदा किसी और कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, उसके पास 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है और उसको कोई लोन दिया गया है, तो वो लोन उस कंसर्न के हाथ में क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट आता है, या फिर उस एलिजिबल शेयर होल्डर के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को क्या दिया गया है, आपका लोन दिया गया है, तो आपको वो इस एलिजिबल शेयर होल्डर के हाथ में क्या बन जाएगा, वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, जो क्या नाम है आपका, अच्छा निहाल ना, चलो ठीक ठीक आ जाओ। चलो निहाल, कोशिश करना है, लगभग 15-16 क्लास तो हो ही गई होगी ना, और सारी क्लासेस हम आपको लिंक बता देंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ तक क्लियर। मतलब कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट फॉर द रिवीजन। क्लियर। लेकिन हाँ, रिवीजन उस दिन नहीं करना है जो एक दिन बचा हुआ है, वो टाइम तो केवल आपको रिफ्रेश के लिए है। होता है ना कि एग्जाम से पहले इतना ज्यादा क्या होता है, सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, तो रिफ्रेश करना है, तो वो एक दिन रिफ्रेश के लिए है। सिस्टम चलाते हो सभी लोग, रिफ्रेश करते हो बार बार जब ओवरलोडिंग, बस वही चीज है। चलो आ जाओ फटाफट। निहाल, हाँ कुछ टैक्स के बारे में आपको पता है? चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई वो सारी चीजें। चलो आ जाओ सीए साहब लोग, फटाफट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कौन सा करेंगे हम लोग, वापस से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ दी लॉसेस। बस देखो ध्यान रखना है, जितनी चीजें जैसे लिंक करा रहा हूं वैसे आपको कवर करना है, एक भी पॉइंट दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बताना, कोई क्वेश्चन आप एराइज हुआ कि कैसे इसके बाद अगर है तो क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। कंप्यूटेशन ऑफ क्या होगा, हमारा टोटल इनकम, एंड टोटल इनकम पे क्या कंप्यूट करना है, टैक्स लायबिलिटी, और वही हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव। अगर आपने टैक्स लायबिलिटी गलत आपने कंप्यूट किया है, तो बताना उस केस में क्या होगा, असेसमेंट किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट। और असेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। और वो आपका डिटर्मिनेशन दो तरीके से कौन कौन सा हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट और बाय द डिपार्टमेंट। अभी जो हम आप सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, सेल्फ असेसमेंट सीखेंगे। और कभी आप आईआरएस या फिर कोई एग्जाम क्वालिफाइड करके पास हो जाते हैं और डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो यही काम आपको भी करना होगा, तब आपको क्या बोला जाएगा, असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। मतलब दोनों चीजें क्या है, सेम है, दोनों चीजें क्या है, सेम है, बट आप अपने लिए अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो दैट विल बी द सेल्फ असेसमेंट। और बस जैसे ही अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे जाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट बन जाएगा, और बाकी चीजें क्या रहती है, सेम रहेगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चा लोग, बताना, वापस से आते हैं कहां पे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। देखो देखो हम लोग ने क्या किया सर, हमारा तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात होती है, और प्रीवियस ईयर जो है हमारा करंट प्रीवियस ईयर है वो 23 और कौन सा चल रहा है बताना, 24, 23 और 24 है। मतलब प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो टैक्सेबल कब होता है, हमारा असेसमेंट ईयर में, और इसका भी एक्सेप्शन अभी आ जाएगा। बताना, प्रीवियस ईयर 23-24 जो स्टार्ट होता है ना 1 अप्रैल 2023 और एंड कहां पे होगा, 31 मार्च 2024। जब यहां पे हम इनकम को कंप्यूट करने जाते हैं, किसकी इनकम को, इनकम ऑफ द एसएससी, इनकम ऑफ द एसएससी जब कंप्यूट करते हैं तो कभी कभी इनकम की बजाय क्या आ जाता है, हमारे पास लॉसेस आ जाती है। अगर ये लॉसेस आ जाती है तो हम इस लॉसेस को क्या कर देते हैं, सेट ऑफ करते हैं, या फिर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट किसके साथ करते हैं, विथ इनकम के साथ करते हैं। अगर हमारे पास कोई लॉसेस आ रही है, उस लॉसेस को अपने इनकम के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं, मतलब सेट ऑफ के नाम से बोलते हैं। और जिस भी प्रीवियस ईयर में आप क्या करने जा रहे हैं, सेट ऑफ करते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग इन द ईयर ऑफ द सेट ऑफ। अब ये बताना, अगर हम 23-24 में कोई लॉस जनरेट हुआ, पहली बार लॉस आ गया, किसकी लॉस आ गई बताइएगा, एचपी की लॉसेस आ गई, एचपी की लॉसेस पहली बार जनरेट हो गया, इनकम की बजाय क्या हो गया, लॉसेस। अच्छा, लॉसेस कब आपकी आ सकती है, जब हमारे पास इनकम कम है और हमारी खर्चे ज्यादा है, तो क्या जनरेट हो जाता है, लॉसेस। जब ये लॉस हमारे पास जनरेट हुआ है तो इस लॉस को हम क्या करते हैं बताइएगा, सेट ऑफ करेंगे। और सेट ऑफ कितने तरीके से किया जाएगा, दो तरीके से, एक तो हो जाता है कौन सा, इंट्रा, और दूसरा कौन सा हो जाता है बताना, इंटरहेड। सेट ऑफ करने का मतलब कि हम अपनी लॉसेस को पूरी तरह से क्या करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं अपनी इनकम के
मदद से। अब मान के चलो हमारी इनकम कम है और लॉसेस क्या है, ज्यादा है। एचपी की लॉस है 5 लाख और जिससे हमने सेट ऑफ किया वो था सपोज करो कितना, 2 लाख रुपए। तो अब बताना हमारी इनकम भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन लॉसेस अभी भी रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, यस। वो लॉसेस अगर रह गया है तो उस लॉसेस को हम अगले साल के लिए क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। अगले साल के लिए जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो व्हाट इज द पर्पस फॉर कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, द पर्पस अगेन सेटिंग ऑफ द, सेट ऑफ करना ही हमारा पर्पस है, सेट ऑफ करना वापस। जब हम अगले साल सेट ऑफ करने जाएंगे तो बताना उस साल जो भी इनकम आएगी हम अपनी लॉस को क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ऑफ कर लेंगे। यहां तक क्लियर। अच्छा अगले साल में भी आपकी लॉसेज ही आ गई तो क्या करेंगे, फिर टोटल जो इस साल वाली लॉस और अगले साल वाली लॉस को क्या करेंगे, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए फिर से क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कैरी फॉरवर्ड आपकी लिमिटेड पीरियड के लिए भी होता है और कुछ केस में क्या होता है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए। अब यहां पे आ जाओ, सुनो यहां पे ना एक कंसेप्ट और आता है मेरे पास, दैट विल बी नोन एज व्हाट, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और कल देखो, कल शायद आपको शीट प्रोवाइड में करा दूंगा, आज प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपके जितने भी हैं, जितना चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर हैंड रिटन रहेगा, क्लियर। वो ऑलवेज हैंड रिटन इसलिए मैं रखता हूं क्योंकि हर बार क्या होता है, वो चेंजेस होते रहते हैं। और दूसरे तीसरे चौथे जितने भी चैप्टर होंगे क्या हो जाएंगे, आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, आप कहोगे तो सारा एक साथ दे दूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे सीट प्रोवाइड कर, क्लियर। और दूसरी चीज, स्टडी मटेरियल सबकी आ जाएगी तो स्टडी मटेरियल लेके आना, और स्टडी मटेरियल से क्या करना है, क्वेश्चन पहले करेंगे, क्लियर। तीसरी चीज, स्टडी मटेरियल जब हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, वो क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस क्वेश्चन बैंक से भी आपको काम करना है, क्लियर। तो यहां पे आते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, किसी को पता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बताना। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन पता है किसी को, नहीं पता है, अरे बोलो ना, हाँ तो बोलो क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस, बस हो गया खत्म, और कुछ नहीं। मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन इज ये कुछ नहीं, केवल और केवल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस, ये हमारा कौन सा होता है, एक्सपेंसेस है। अच्छा ये डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंसेस है ना, ये एक खर्चा है, और खर्चा कौन से हेड का खर्चा है, ये पीजीबीपी का होता है। किस हेड का होता है, पीजीबीपी का। अब ये बताना हमें बच्चा, अगर हमारे पास 23-24 है प्रीवियस ईयर, ध्यान सुनना, कुछ नहीं, हमने क्या किया, सेल्स किया। कितने रुपए का सेल्स किया पता है, 10 लाख का। और हमने परचेस किया था 5 लाख का, और हमने सैलरी पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपए। अब बताना हमारे पास ना टोटल इनकम कितनी दिखाई दे रही, बोलो, 2 लाख रुपए। क्या हमने अपने इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस किया कि नहीं किया, नहीं किया है। तो हमारे पास ना डेप्रिसिएशन था 4 लाख रुपए, 4 नहीं लेंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन था सी साहब लोग 3 लाख रुपए, 3 लाख डेप्रिसिएशन था। अब बताना हमारी इनकम कितनी हो गई, 1 लाख। ये लॉस में आ गई, क्या ये पीजीबीपी लॉस है, बोलो, और नॉट, नो दिस इज नॉट पीजीबीपी लॉस। पीजीबीपी लॉस नहीं है। डेप्रिसिएशन घटाने से पहले जो लॉस होता है वो पीजीबीपी लॉस होता है। डेप्रिसिएशन घटाने से पहले जो लॉस है दैट विल बी द पीजीबीपी लॉस। अब यहां पे बताना इनकम कितनी थी, यहां पे क्या डेप्रिसिएशन घटी है, नो। यहां पे अगर कोई लॉस होता तो वो पीजीबीपी लॉस है, वो पीजीबीपी लॉस मानी जाएगी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, क्लियर। यहां पे पीजीबीपी इनकम है, कितनी है मेरे पास, 2 लाख की पीजीबीपी इनकम है। लेकिन जैसे ही आप डेप्रिसिएशन इनमें से घटाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में। ये लॉस नहीं बोला जाएगा, बल्कि ये बोला जाएगा कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास इनकम अवेलेबल नहीं था। दिस विल बी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्लियर हुई चीजें। व्हेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम, तो the remaining portion of the depreciation shall be known as what, unabsorbed depreciation,
यहां तक क्लियर हुई चीजें? मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ द पीजीबीपी, बट उसकी जब लॉस में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या होगा, बाइफर्केशन अलग अलग किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? अब ये बताना हमें, जो लॉसेस हमारे पास थी पीजीबीपी की, अगर पीजीबीपी की लॉस आ रही तो हम क्या कर सकते हैं बताइएगा, सेट ऑफ करेंगे। बोलो, सेट ऑफ करेंगे। क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बताया गया? नो, उसके लिए सेपरेट प्रोविजन है, सेपरेट प्रोविजंस है कि अगर कोई भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है तो वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम, एनी हेड ऑफ क्या, इनकम, एक्सेप्ट वापस से क्या, सैलरी। सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड से क्या कर सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या करेंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और कैरी फॉरवर्ड जब हम लेके जाएंगे तो उसको भी वापस अगले साल किसी भी हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट इज द क्या इंपॉर्टेंट, कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐसा है कि हम किसी भी हेड से क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्या, सैलरी। क्लियर हुई चीजें? अच्छा, ये सेट ऑफ कितने साल तक के लिए कर सकते हैं हम लोग, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए। यहां तक क्लियर? एक एग्जांपल लिखेंगे फटाफट। हाँ हाँ, एक मिनट, आ रहे आ रहे। चलो, इनका कहना है, देखिए एक मिनट बस, हो गया, मैं आप बता। यहाँ पे इनका कहना है कि सर सपोज करो हमारे पास सेल्स थी 10 लाख रुपए, परचेज था मेरे पास 4 लाख रुपए का, और यहां पे सैलरी जो हमने दे दिया ना, मान के चलो 8 लाख रुपए। अब हमारे पास लॉस आ गया, कितनी की लॉस आ गई, 2 लाख रुपए की लॉस आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया बताना, डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए की। क्या ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे डिडक्टेबल है? नो। तो ये पूरी की पूरी 3 लाख क्या हो जाएगी हमारी, अनएब्सॉर्ब्ड। और ये 2 लाख हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्मल पीजीबीपी लॉस। क्लियर हुई चीजें? अब नॉर्मल पीजीबीपी की लॉस को हम जस्ट लाइक पीजीबीपी लॉस मानेंगे, सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम, एंड अगर नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड। बट कैरी फॉरवर्ड भी किससे किया जाएगा, पीजीबीपी इनकम से, और मैक्सिमम कितने साल तक किया जाएगा, 8 साल तक। अब ये जो बना है ये क्या बन गया, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट क्या, पीजीबीपी। और नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड, बट नॉट फॉर 8 ईयर, इट इज फॉर द अनलिमिटेड पीरियड। अब बताइए क्या? हाँ, तो खत्म हो गई बात ही। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लो, मान के चलो हमारे पास इनकम आ गई बिफोर डेप्रिसिएशन 12 लाख, और हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 3 लाख रुपए, खत्म हो गया। अब हमारे पास जो 9 लाख बचा, दैट इज माई पीजीबीपी इनकम। अनएब्सॉर्ब तो तब आएगा व्हेन माय डेप्रिसिएशन इज हायर देन माय इनकम बिफोर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। क्लियर? और अगर डिडक्ट कर दिया हमने उसके बावजूद मेरे पास इनकम आ गई, दैट विल बी द नॉर्मल पीजीबीपी इनकम। क्लियर हुई चीजें? चलो एक एग्जांपल लिखेंगे सब लोग, एक एग्जांपल लिखेंगे। बस ये भी चैप्टर आज हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे another chapter that will be कि सर इनकम आ गई हमारी, टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, क्या उसके साथ देखते रहेंगे डेली सुबह शाम उठेंगे मेरी इनकम मेरी टैक्स लाइबिलिटी? नहीं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना है। कैसे गवर्नमेंट को बताना है, बाय अ डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से बोलेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम के नाम से। तो जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट प्रोसीजर्स या फाइलिंग ऑफ द रिटर्निंग। अब ये बताना डिपार्टमेंट कब आपका असेसमेंट कर सकता है, डिपार्टमेंट आपकी इनकम कब कंप्यूट करेगा, जब आप डिपार्टमेंट को बताओगे ना कि मेरी ये इनकम है। तो आप जब तक नहीं बताओगे तब तक डिपार्टमेंट असेसमेंट नहीं करेगा। सर हम बताएंगे नहीं, कभी असेसमेंट ही नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बाहर से भी क्या करेगा, पता करेगा। जहां जहां ट्रांजेक्शन किया होगा आपने वहां वहां से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? तो जैसे उस चैप्टर को करेंगे ना, फिर से हमारा एक पड़ाव खत्म हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें? मतलब आप 30% टैक्स क्या 30% जाके लोगों काम भी कर सकते हैं। क्लियर? क्यों जीटी?
चलो आज यहाँ पे लिखेंगे एक एग्जांपल, कुछ नहीं, सबसे आसान टैक्स होता है, सबसे आसान। यहां पे आ जाओ, लिखेंगे कंप्यूट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कंप्यूट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन from the following information. For previous year 2023-24, compute unabsorbed depreciation from the following information for previous year 2023-24. लिखेंगे profit before depreciation, profit before depreciation, profit before depreciation 10 lakhs, depreciation during the previous year 12 लाख, कंप्यूट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 2 लाख। कैसे कंप्यूट करेंगे आप, बहुत आसान है, घटा दे माइनस आ जाएगा। नो ऐसा नहीं करना है बच्चा, ऐसा नहीं करना है। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, पता नहीं यहां पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर क्या डेप्रिसिएशन, कितना 10 लाख। अब बताना डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, डेप्रिसिएशन है कितना है 12 लाख, मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते 10 लाख। डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी पीजीबीपी लॉस में नहीं जा सकती, डेप्रिसिएशन की वजह से पीजीबीपी लॉस कभी अराइज नहीं हो सकता है, वो लॉस केवल और केवल किसकी वजह से हो सकता है अदर देन डेप्रिसिएशन। अब बताना 10 लाख किया तो हमारी पीजीबीपी इनकम कितनी हो गई बताइए, पीजीबीपी नील और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितनी, सब 12 लाख माइनस कितनी 10 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। अच्छा ये 10 लाख को किस नाम से बोलेंगे हम लोग, व्हाट इज द 10 लाख, एब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एब्सॉर्ब्ड 12 लाख टोटल डेप्रिसिएशन था, 10 लाख हमारा प्रॉफिट से क्या हो गया बताना, एब्सॉर्ब्ड हो चुका है, 10 लाख प्रॉफिट से डिडक्टेबल हो चुका है। अब हमें यह पढ़ना है कि सर अगर हमारे पास अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बच गया तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट सेपरेट बताएं। आप ये बताना जस्ट लाइक ये 2 लाख मेरे लिए क्या है, लॉस है, लेकिन ये ऐसी लॉस है जो अपने कैश में नहीं पेड किया है, नॉन कैश है। एंड बाकी जो लॉसेस अराइज होता है ऑलवेज बी व्हाट पेबल इन कैश, लेकिन ये वो ऐसी लॉस है जो आप कैश में नहीं पेड करते हैं, फिर भी ये क्या मानी जाएगी हमारी लॉस, लेकिन इसको हम किस नाम से बोलेंगे, ऑलवेज बी with the name of unabsorbed depreciation. What will be the treatment of unabsorbed depreciation? अगर इस साल हम सेट ऑफ नहीं कर पाए तो इसको भी क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। तो आज इसका सेपरेटली प्रोविजंस है यहाँ पे सेक्शन 32(2) में। अब आप आ जाओ देखो क्या कर रहे हैं, क्या करें, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन शैल बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैल बी, शैल बी होना ही होना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मे भी नहीं, शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब अगर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको हम कितने भी साल के लिए क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड सच कैरी फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम क्या, कैजुअल इनकम। सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ करके किसी भी हेड ऑफ इनकम से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर सेटिंग ऑफ, सेटिंग ऑफ करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अब देखो रीजन आपको क्या बताया था कि सैलरी से क्यों नहीं कराया जाएगा, क्यों लॉ में बताया गया ऐसा, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट सेटिंग ऑफ विद द सैलरी, बिकॉज अगर एक पर्सन एम्प्लॉय है, कहीं पे काम करने वाला है, वही बंदा हमारा कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। और अगर बिजनेसमैन भी बन रहा है तो उसकी एक इनकम कहां पे जाएगी, अदर सोर्सेज में, और एक इनकम या तो पीजीबीपी या तो कहां पे जाएगी, सैलरी में। बोथ इनकम बोथ हेड में नहीं जा सकता, पीजीबीपी और सैलरी में नहीं जा सकता। हाँ, अगर हम दिखा रहे ना तो गलत कर रहे हैं, पहली गलतियां तो वहीं पे कर दी आपने। क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट आ जाओ। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या कहना चाहते हैं, यहां पे सुनो। अच्छा, ये प्रॉफिट 10 लाख क्यों आया मेरे पास, मेरी बिजनेस रही होगी, बिजनेस रही होगी, किस ईयर में बिजनेस रही होगी, 23 और 24 में। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने, 12,000, और अनएब्सॉर्ब्ड कितना गया, 2 लाख। अब ध्यान सुनो, अगले साल 24-25 में जब गए ना, बिजनेस ही बंद हो गई मेरी, बिजनेस ही बंद हो गई, लेकिन लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ था। क्या अभी भी ये कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ हो जाएगा? यस, 100%। बिजनेस चाहे हो चाहे ना हो, बिजनेस हो या ना हो, हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। किससे सेट ऑफ कर सकते हैं हम लोग, किसी भी एक से कर सकते हैं ना। बिजनेस नहीं है भाई तो कोई बात नहीं, अदर सोर्सेस की इनकम तो हो सकती है, एचपी की इनकम हो सकती है, हम उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, मेरी बिजनेस हो चाहे ना हो। फिर भी अगर कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। यहां पे देखो, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ the business in respect of which the loss was originally computed is not carried on during the previous year। भले ही हमारी बिजनेस कैरीड ऑन हो चाहे कैरीड ऑन ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कह रहे हैं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न ऑफ इनकम। ये अभी नहीं करेंगे, हर पॉइंट में एक एक पॉइंट हमने क्या किया था, कैंसिल करा दिया। यहां तक सारी चीजें समझ में आई। अब ये बताना फटाफट, हम लोग अगर बात करें तो एचपी की लॉसेस का हो गया हमारा ट्रीटमेंट, बताना एचपी की लॉस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। अगर एचपी लॉस है तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, इंट्राहेड, नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, इंटरहेड, और नहीं हो पाया तो फिर कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड जब करेंगे तो अगले साल इंटरहेड पॉसिबल है कि केवल इंट्राहेड, केवल इंट्राहेड। अगले साल में हम कभी भी किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पीजीबीपी में। जैसे पीजीबीपी में आएंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन कौन सा, नॉर्मल। नॉर्मल है तो बताना क्या करेंगे हम, इंट्राहेड पॉसिबल है, यस। इंट्राहेड है तो स्पेसिफाइड से भी कर सकते हैं और स्पेकुलेशन से। नहीं हो पाए तो क्या करेंगे, इंटरहेड। इंटरहेड किससे नहीं हो पाएगा, सैलरी से। और नहीं हो पाए इंटरहेड तो फिर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। कितने साल तक के लिए, 8 साल। और जब कैरी फॉरवर्ड करके असेसमेंट ईयर में जाएंगे तो बताना किससे केवल सेट ऑफ होगा, पीजीबीपी से। अच्छा, पीजीबीपी अगले साल नॉर्मल हो चाहे स्पेकुलेशन हो चाहे स्पेसिफाइड हो। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट बताना, अब पीजीबीपी में वापस स्पेसिफाइड बिजनेस है तो क्या करेंगे हम लोग, केवल स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करेंगे। नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड। कितने साल, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए। और सेट ऑफ केवल किससे होगा, स्पेसिफाइड से। स्पेकुलेशन बिजनेस है तो बताना केवल स्पेकुलेशन से। नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। कितने साल, 4 साल। और 4 साल में आपको सेट ऑफ करना है किससे, केवल स्पेकुलेशन से। और 2 हेड खत्म हो गया। तीसरी हेड की कौन सी लॉसेस बचती है, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस में कौन सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो केवल किससे सेट ऑफ, लॉन्ग टर्म कैपिटल। नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड। कितने साल, 8 साल। 8 साल में केवल और केवल किससे किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। वापस शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर लॉस है तो किससे होगा, शॉर्ट टर्म से। नहीं हो पाया तो लॉन्ग टर्म से। तो फिर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। कितने साल, 8 साल। किससे करेंगे हम लोग,
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से। खत्म। एक लास्ट हेड कौन सा बचता है हमारा, अदर सोर्सेज। बताना कैजुअल अछूता आदमी बाहर करो, भाई तू बाहर, न तेरा लास्ट से कोई मतलब है न तो शट ऑफ इनकम से मतलब है। बचा कितने, दो। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस लॉस है तो केवल किससे होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बताना कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड, 4 साल। और सेट ऑफ किससे केवल करेंगे, ओनिंग एंड मेंटेनिंग से। अदर उसके अलावा अगर कोई लॉस है तो क्या करेंगे हम लोग, सेट ऑफ करेंगे किसी भी हेड से, नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब आता है हमारे पास अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बताना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर इस साल है, सेट ऑफ नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड। किससे सेट ऑफ कराएंगे, किसी भी हेड ऑफ इनकम से एक्सेप्ट क्या, सैलरी। क्लियर। कितने साल तक आपका जाएगा, अनलिमिटेड पीरियड। सुनो अब ये बताना बच्चा लोग ध्यान से, तो कुछ नहीं, सबसे आसान हमारा क्या है, टैक्स। सुनो देखो, प्रीवियस ईयर 2223 था, हमारे पास दो एचपी थे, HP1 10 लाख रुपए इनकम, HP2 14 लाख रुपए लॉस, और एक PGBP इनकम थी मेरे पास 1 लाख रुपए, ये लॉस है। अब बताना 22-23 में क्या करेंगे आप, 22-23 में क्या करेंगे, इसको इससे सेट ऑफ किया, बताना ये इनकम कितनी हो गई, 0। अब हमारे पास लॉस कितनी बची, 4 लाख। 4 लाख जो लॉस है क्या हम इससे सेट ऑफ कर देंगे, यस, ये खत्म। मैक्सिमम कितना कर सकते, 2 लाख, बट इनकम ही मेरे पास कितनी है, 1 लाख। अभी भी क्या HP की लॉस है कि नहीं है, कितनी लॉस है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कितने साल के लिए, 8 साल। तो ये आ गया 23 और 24 पहला साल, 23-24 पहला साल। इस साल जब आया तो क्या दिख रहा होगा, HP लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, कौन सा ईयर का दिख रहा होगा, 22-23 प्रीवियस ईयर, या 23 और 24 क्या, असेसमेंट ईयर। यहां तक क्लियर। अभी बताना क्या ये देना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लॉस पर क्या लगा हुआ है, टाइम लिमिट है। अगर ये लॉस टाइम लिमिट होता 9वां साल तो क्या हम यहां पे सेट ऑफ करते, नहीं, फिर इस लॉस को बोलते हैं भाई तू अब डेड लॉस बन गया है, तेरा कोई काम नहीं है। तो दिस डेट, दिस ईयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट और नॉट, यस। यहां तक क्लियर। अब बताना 23-24 में HP लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड हो क्या है, कितने लाख रुपए, 3 लाख रुपए लॉस है। इस बार HP की इनकम आई मेरे पास 1 लाख रुपए, क्या सेट ऑफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। अब बताना HP की लॉस कितनी बची मेरे पास, 2 लाख बची। इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा मेरे पास इस साल PGBP की इनकम भी थी 2 लाख रुपए, क्या इसको मैं इससे सेट ऑफ कर सकता है, नो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका कौन सी लॉस है, कैरी फॉरवर्ड वाली लॉसेस है, कैरी फॉरवर्ड वाली लॉसेस है। अच्छा सपोज करो 23-24 में ही HP की एक और लॉस आई होती 3 लाख रुपए, क्लियर, 3 लाख रुपए आई होती लॉस। अब बताओ क्या करते हैं, इस 3 लाख को इस PGP से सेट ऑफ हो जाता, यस, क्योंकि ये करंट ईयर की लॉसेस है। करंट ईयर लॉसेस कैन बी सेट ऑफ विथ एनी हेड ऑफ द इनकम, बट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैन नेवर बी सेट ऑफ अदर देन सेम हेड ऑफ द इनकम। समझ में चीजें, क्लियर हुई चीजें। अब ये बताना हमें, सुनो, ये PGBP की इनकम ना होती भाई, PGBP की इनकम ना थी, मेरे पास ना HP की इनकम थी 4 लाख रुपए। मेरा क्वेश्चन है, ये भी लॉस है, इस साल एक और लॉस आई HP की, एक HP की इनकम, कौन से वाला पहले आप सेट ऑफ कराओगे, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला कि ये वाला, क्यों,
इसके ऊपर कौन सी लिमिट लगी है, 8 साल। और दूसरी चीज ये केवल किससे सेट ऑफ हो पाएगा, सेम हेड से। ये वाले के पास तो अभी ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड ही कर सकते हैं, और अदर हेड भी आ गया तो भी हम उससे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ करा सकते हैं। समझ में आ गई चीजें, प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे अपनी स्टडी मेट पे आएंगे, स्टडी मेट पे अच्छा, अभी हम लोग ने कौन सा नहीं किया, 115 बीएससी के लिए एक दो पॉइंट नहीं कराया है, उसको भी करा दूं, करा दो, फिर सारे के सारी चीजें हो जाएंगी। पहले करा देता हूं मैं, केवल एक जगह इंपैक्ट आने वाला है 115 बीएससी का। इसको बनाना है तो बना सकते हो आप एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है और थर्ड केस है। सेल्स था 10 लाख का, परचेस 4 लाख का, कितना हो गया हमारे पास 6 लाख। कैश एक्सपेंसेस 4 लाख तो कितना आया 2 लाख, और डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो ये 1 लाख इनकम कौन सी इनकम, पीजीबीपी इनकम। 10 लाख था, 4 लाख परचेस, 6 लाख 5 माइनस किया 1 लाख, और 1 लाख हमारे पास डेप्रिसिएशन था, तो नील हो गया क्या, पीजीबीपी इनकम। 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7, 1 लाख क्या बन गया ये बताना, पीजीबीपी लॉस, और 1 लाख जो डेप्रिसिएशन है ये क्या बन जाएगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड एंड सेट ऑफ विल ऑल इनकम एक्सेप्ट सैलरी इन कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 32 एंड 2। यहाँ तक क्लियर। अगर इसको बनाना हो बना लो एग्जाम्पल के थ्रू, समझना, इसको कर लो बना लो। ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लिख दो, ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन।
हो गया। निहाल बताना कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। क्लियर? अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही। क्यों सर, कुछ हुआ? कुछ भी। अमित सुनो,
चलो फिर यहां तक क्लियर हुई चीजें हमारा। आ जाओ, ये थे हमारे पेपर पैटर्न। अब शायद अभी तक आया नहीं, साइट पे आ जाएगा। अच्छा, सेम चीजें हमारे पास क्या है, लॉ का। लॉ का भी केस सिनारियो रहेगा, लेकिन उसमें ना डिवीजन केवल दो रहेंगे। एक तो रहेगा 30 नंबर का अब एमसीक्यू, और दूसरा क्या रहेगा वहां पे, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, इनमें ना टोटल आपके जो है केस सिनारियो 15 दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन, मतलब दो दो नंबर, दो केस सिनारियो दिए हैं, तीन दिया है, एक में 5, एक में 5 और एक में 5, और ईच एंड एवरी दो दो। और जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है ना, उसका 4 पोर्शन दिया इन्होंने, 4 पोर्शन, एक 5 नंबर में दिया, एक 3, 2 और 4, छोटे छोटे होते हैं। और इसी तरह से आपका क्या दिया है, अकाउंट, सबसे आसान पेपर दिया अकाउंट का। उम्मीद नहीं था कि ऐसा देना चाहिए। क्लियर हुई चीजें। हाँ, मॉक पेपर है, मॉक पेपर अभी साइट पे नहीं आई है, शायद 2 से 4 दिन बाद आ जाएगी। चलो यहां तक क्लियर। चलिए आज ये फटाफट क्या करेंगे हम लोग, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या करना है आपको, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एज पर द क्या 115 BAC। बस केवल एक जगह डिफरेंस है, बाकी सब जगह क्या है, सेम है। चलेंगे, लिखेंगे, फटाफट लिख लो। लिखेंगे एज पर दी सेक्शन 115 BAC as per the section 115 BAC following brought forward losses oblique depreciation following brought forward losses oblique depreciation is not allowed to be set off पहला brought forward loss from self occupied property, self occupied house property, brought forward specified business loss, third brought forward business loss due to scientific research. Point number 4, brought forward unabsorbed depreciation due to additional depreciation. बस ये 4 चीजों का फर्क पड़ता है। अगर ये 4 है ना, तो कैन नेवर बी सेट ऑफ। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एचपी की बात करूं ना, एचपी हाउस प्रॉपर्टी 2 होते हैं, पता है आपको। एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड, एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में हमारे पास लॉस आ गया 2023 और 24 ईयर में,
सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में क्या गया, लॉस। इस लॉस को हमने ना इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो बताना क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करके जब मैं कहां पे ले गया, अगले साल, किस साल में, 24-25, तो इसको हम किस नाम से बोलेंगे बताना, ब्रॉड फॉरवर्ड एचपी लॉस ड्यू टू क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या मैं इस साल इसको सेट ऑफ कर सकता हूं कि नहीं, यस कर सकता हूं, यदि हमने ऑप्ट किया होगा क्या, आपको कौन सा, ऑप्शनल स्कीम। अगर हमने 24-25 में क्या ऑप्ट कर लिया होगा, ऑप्शनल स्कीम, तो मुझे ये सेट ऑफ करने का मिलेगा, अदरवाइज मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। समझ में चीजें, मतलब इस साल सर, इस साल लॉस जो आ रहा है, हाँ आ रहा है लॉस, लॉस आ रहा है। लॉस जो आया हमारे पास इस साल 23-24 में, अगर मैं इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाया, तो 24-25 में मैंने क्या किया, ब्रॉड फॉरवर्ड ले गए। 24-25 में बताना, ब्रॉड फॉरवर्ड जो एचपी लॉसेस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है इज ओनली पॉसिबल सेट ऑफ व्हेन नॉर्मल स्कीम ऑप्शन है, या फिर क्या है, शिफ्टिंग आउट स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर हमने 115 बीएससी लिया हुआ है, तो मुझे ये सेट ऑफ नहीं होगा, वापस से क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आई चीजें, यहां तक क्लियर। लेकिन अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, लॉस आ रहा है, तो चाहे हम कोई भी स्कीम ऑप्ट किए हो, वो सभी केस में क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। समझ में चीज। अच्छा ये बताना, 23-24 में हमने क्या ऑप्ट किया था, 23-24 में सुनो, यदि मैं 23-24 में ना 115 बीएससी में हूं, तो एचपी में लॉस आ ही नहीं सकता। अगर मैं 115 बीएससी में हूं, तो एचपी में लॉस आ ही नहीं सकता। जब हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां पे देखेंगे। क्लियर हुई चीजें। एचपी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तभी लॉस आएगा जब हमने क्या किया होगा, कौन सा स्कीम ऑप्ट किया है, ऑप्शनल। और अगर डिफॉल्ट वाले में है तो कैन नेवर बी लॉस, वो लॉस हो ही नहीं सकता है। क्लियर हुई चीजें। तो अब देखो लॉ भी बहुत सिस्टमैटिक है। अगर 115 बीएससी में था, मैं हूं, तो लॉस हो ही नहीं सकता, तो भाई कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड का क्वेश्चन ही नहीं आया। अगर मैं ऑप्शनल में हूं, आज लॉस आ गया है, तो बेनिफिट भी मुझे कहां पे मिलेगा, ऑप्शनल में ही रहने पे मिलेगा। डिफॉल्ट में जाने पे कोई बेनिफिट मेरे को अवेलेबल नहीं होगा। सीधी सी बात, लॉजिकल है। क्लियर। लॉ भी हमारा जो बनाया गया ना, ऐसे नहीं सर गड़बड़ है कि आज मजा लेने के लिए क्या कर दिया, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो हमने क्या कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया। अब मैं देख रहा हूं नहीं नहीं नहीं, अब तो क्या हो रहा है, मेरे को इनकम होने वाला है बहुत ज्यादा, टैक्स कम देना चाहता हूं, तो मैंने क्या ऑप्ट कर लिया, डिफॉल्ट। तो फिर आपको बेनिफिट यहां पे नहीं मिल पाएगा। अच्छा सपोज करो 23-24 में बताना, मैं ऑप्शनल स्कीम में था और मेरी एचपी में लॉस आ गई, मैं 24-25 में गया, डिफॉल्ट में आ गया, क्या ये लॉस सेट ऑफ होगा, नो। कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, यस। मैं 26-27 में गया और मैंने ऑप्शनल ले लिया, क्या यहां पे सेट ऑफ हो जाएगा, यस 100% वहां पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे हम लोग ने क्या लिखा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड है और मैंने क्या ऑप्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट स्कीम, तो मुझे फिर वो लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सेम चीज यहां पे है 35 एडी, स्पेसिफाइड बिजनेस की लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है और मैं डिफॉल्ट स्कीम में हूं, तो मेरे को वो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अच्छा इसका थोड़ा सा अपोजिट जाओगे आप, ये लॉस आने का मतलब क्या हुआ, लॉस आने का मतलब क्या हुआ, पिछले साल मेरी बिजनेस रही होगी ना, पिछले साल जब मेरी बिजनेस रही होगी स्पेसिफाइड ना, उस समय अगर मैं डिफॉल्ट में होता तो लॉस नहीं आती। तो इसका मतलब पिछले साल किस में रहा होगा, मैं ऑप्शनल में था, और ऑप्शनल में जो लॉस थी वो मैं क्या कर रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड। तो आपको भी सेट ऑफ कहां पे मिलेगा, जब ऑप्शनल में रहोगे। बस यही है लॉ, और कुछ नहीं है। समझ में चीजें, क्लियर। तो आजो
बताना, बात तो वही है सर, शादी तो तभी जब मंगनी के रस्म हुए होंगे, और मंगनी के रस्म हुए ही नहीं, आप शादी करने चले हो, फायदा है नहीं, बेनिफिट मिलेगा, सेम चीज है। तो यहाँ पे तो सेम चीज है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ड्यू टू साइंटिफिक रिसर्च, ये क्या है हमारा, जब हम कहां पे जाएंगे, पीजीबीपी करेंगे ना, वहां पे आ जाएगा। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन जब सेक्शन 32 में जाएंगे तो वहां पे दो डेप्रिसिएशन होती है, एक नॉर्मल और एक एडिशनल। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, उसकी वजह से जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है कैन नॉट बी व्हाट, ब्रॉट फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, समझ में। ये सारी चीजें हम लोग ना स्पेशली जब इनके खुद के चैप्टर में जाएंगे वहां पे भी हम लोग समझेंगे। बट अभी ध्यान रखना है कि अगर मैं इस साल डिफॉल्ट स्कीम में हूं और पिछले साल से ये चारों लॉसेस आ रही है, तो हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, बात खत्म। समझ में चीजें। और करंट ईयर में अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम में हूं, इस तरह की लॉसेस कभी एराइज हो ही नहीं सकती, खत्म हो गई। दो चीजें ध्यान रखना है, ये वाली लॉसेस अगर पिछले साल से आ रही है तो वो इस साल में सेट ऑफ नहीं हो सकता है यदि मैं किस स्कीम में हूं, डिफॉल्ट वाले में। और अगर मैं डिफॉल्ट में हूं और ये इस साल लॉस से राइज होने की चांस हो ही नहीं सकता, कभी ये लॉस होगा ही नहीं। यहां तक क्लियर हुई चीजें, इसको नोट कर लिया ना सब लोग ने। आज अब क्वेश्चन बैंक पे आते, क्वेश्चन करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ दिक्कतें थी ना, जो हमने कहा था चलो अभी बाद में अब करेंगे हम लोग सारा का सारा। देखो मिस्टर ए, एज कितना दिया हुआ बताना, 35 ईयर्स, सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स परटेनिंग टू द असेसमेंट ईयर, क्या है 24-25। क्या करे, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कितना है 4 लाख है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना है 2,20,000 इसी साल का है। और अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम में हूं तो भी लॉस आएगा कि नहीं आएगा, 100%। कौन सी लॉस नहीं आ सकता डिफॉल्ट स्कीम में, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का। करे बिजनेस लॉस है 1 लाख और बैंक इंटरेस्ट एफडी कितना है 80,000। करे कि कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ क्या, शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट, शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट ऑफ द स्कीम। द टैक्स रिजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 बीएससी से बाहर है, बाहर है तो मतलब कौन सा, फाइनेंस एक्ट वाला। एंड कह रही पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, दोनों में। अब बताना 4 लाख है, लॉस कितना है 2 लाख, सेट ऑफ हो जाएगा सैलरी से, यस। पीजीबीपी बताना कितना था 80,000 इनका, सॉरी लॉस कितनी थी 1 लाख रुपए, और पीजीबीपी की इनकम कितनी है, बोलो बोलो बोलो, अदर सोर्सेस की कितनी है 80, सेट ऑफ हो गया, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया 2 लाख शिफ्टिंग आउट में। अच्छा डिफॉल्ट होगा तो बताना, डिफॉल्ट होगा तो बताना, बताना। ये जो लॉस है हमारा वहां पे जब जाएंगे ना, अभी आपका हुआ नहीं है, तो ये 2 लाख जो लॉसेस है, इस लॉसेस को डिफॉल्ट स्कीम में क्या करेंगे हम, सेट ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी हम कराएंगे कहां पे, जब एचपी वाले हेड में जाएंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट स्कीम में जो ये लॉसेस है ना ये सेट ऑफ हो पाएगा कि नहीं, नो। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी 4 लाख, ये देखो लिखा हुआ under the default tax regime loss from house property cannot be set off against income under any other head, क्लियर हुई चीज है। जब एचपी में जाएंगे हम लोग वहां पे डिटेल करेंगे। Therefore, the loss up to 20 from house property be carry forward to next assessment year for set off against income from house property of the that year, क्लियर हुई चीजें। आगे करें बिजनेस लॉस, तो सेम चीजें हैं, उस पर कोई आपको फर्क नहीं आएगा। यहां पे जो इसको देखते हैं, देखो करें मिस्टर बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23 और 24। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कितना है बताना 45,000, इनकम फ्रॉम एचपी कितना है 24। अब बताना अगर डिफॉल्ट स्कीम है, डिफॉल्ट स्कीम है तो केवल किस हेड से सेट ऑफ करेगा, वो अपने ही हेड से सेट ऑफ कराएगा, क्लियर। लेकिन हाँ वो तभी करा पाएगा जब वो लेट आउट की लॉसेस होगी,
और लॉस है और क्लियर नहीं है तो हमेशा कौन सी लॉस मान के चलेंगे हम लोग, लेट आउट प्रॉपर्टी वाली। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कितनी है, 22,000। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है, 25,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल आपका कितना है, 19,000। फिर व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल फॉर टैक्स 2024-5 एज्यूमिंग दैट पे टैक्स अंडर सेक्शन क्या 115 BSC। तो अब यहाँ पे देखो इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000, ये आ गया हमारा इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की लॉस बताना क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि किस सेक्शन में है, 115 BSC में है। बताना BGBP, बताना ये जो है नॉन स्पेकुलेटिव, इसको किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, यस। तो बताना 22,000 नॉन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव कितना है 4,000, लॉन्ग टर्म कितना 19, बट शॉर्ट टर्म लॉस कितनी थी मेरे पास 25,000, तो इससे सेट ऑफ हो गया। और 6,000 क्या हो जाएगा इसका कैरी फॉरवर्ड। क्लियर। अब बताना ये भी कैरी फॉरवर्ड, ये भी कैरी फॉरवर्ड और ये भी कैरी फॉरवर्ड, और इवन 6,000 भी क्या हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि और कोई इनकम है ही नहीं। और पीजीबीपी इनकम को हम किससे सेट ऑफ नहीं कर सकते, सैलरी से कर ही नहीं सकते। यहां पे आ जाओ, देखो ये देखो कह रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर सी, सी के हाथ में कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा। बताना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर कितना है 1,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर कौन सा है 22-23, और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है 24 और 25 है, 24-25। 22-23 से आया तो इसका मतलब 23-24 और 24-25 दूसरा साल है हमारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कितने साल तक कर सकते हैं हम लोग, 8 साल तक। तो क्या इस साल अगर मेरे पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, यस। अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, असेसमेंट ईयर कौन सा 23-24, पिछले साल वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 75, तो इस 96 को इससे सेट ऑफ कर दे कर दो। और इस 37,000 लॉस को शॉर्ट टर्म से कर दो, कर देते हैं। तो ये लॉस खत्म, ये इनकम कितनी हो जाएगी 1,13,000। और लॉन्ग टर्म मेरे पास कितना है लॉस 96, 75 किया तो अभी भी लॉस कितनी बच गई 21,000, ये वापस से क्या हो जाएगा। क्या हम शॉर्ट टर्म एक तेरे से कर दे, नो, क्योंकि लॉन्ग टर्म की लॉसेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता। तो बताना कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना आएगा 1,13,000। यहां तक क्लियर हुई चीज है। नेक्स्ट इसको बताना सब लोग, इसको बताइए, करके बताइए। व्हाट इज द टोटल इनकम इन द हैंड ऑफ मिस्टर डी फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25, बताइए, इसको करिए फटाफट सब लोग। करिए फटाफट फटाफट फटाफट। कितना हो जाएगा 35। देखो इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स 75,000। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बताना नॉर्मल बिजनेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस रोल 23-23, क्या इसका इससे सेट ऑफ हो जाएगा, सेम एड्स हो जाएगा। ये 50 की लॉस खत्म। इनकम अब ये कितनी बची 35,000। ब्रॉड फॉर लॉस ऑफ द एक्टिविटी कितना 96 लॉस है, क्या इसका केवल इससे होगा, तो ये बताना ये खत्म। और लॉस कितनी बचेगी मेरे पास 21,000 की लॉस। तो इनकम कितनी 35,000 और लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा हमारा 21,000। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ।
चलो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया खत्म। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं दिए, नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है। तो जितने और भी क्वेश्चन अब क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और कल से हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी नोन एज व्हाट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम या फिर एडवांस टैक्स, दो में से कोई एक, दोनों लगभग सेम है। क्लियर। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो सारी चीजें हो जाएगी। अब ये बताना, ये जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का है कंसेप्ट कहां पे अप्लाई होगा, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते समय या इनकम, इनकम कंप्यूट करते समय। रिबेट का कहां पे कंसेप्ट अप्लाई होगा, टैक्स लायबिलिटी में। समझ में आ रहे दोनों चीजें। चलो तो आज यहीं पे ओवर करते बच्चों लोग, तब तक के लिए क्या बाय बाय, सबक है, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ कल आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे जितना भी चैप्टर का हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर रिटर्न हैंड नोट्स रहेंगे, सेकंड चैप्टर डिविडेंड वाले, थर्ड एग्रीकल्चर और फोर्थ हमारा कौन सा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। लेकिन हाँ डेली घर पे पढ़ाई करते रहना है। क्लियर। और कल की टाइमिंग वही रहेगी और साथ में क्या रहेगा हमारा, अकाउंट्स रहेगा, उसके बाद जिनका ऑडिट क्लासेस रहेगी 1 बजे तक। क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय।